morning to all of you. Class 12 second chapter Lost Spring Stories of Stolen Childhood। इस कहानी के ऑथर है एनी जॉन, जिनका जन्म केरला में 1964 में हुआ था। इन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलेसेंस हैदराबाद में स्पेंड की थी और इनका स्कूली शिक्षा हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्राप्त की थी। इनके पेरेंट्स राइटर थे और आगे चलकर एनी जंग भी एक इंडियन राइटर बनी। एनी जंग इस कहानी में ऐसे बच्चों के बारे में बात करती है जो कि अपने चाइल्डहुड को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं या अपने चाइल्डहुड को पूरी तरह से खो देते हैं। इस चैप्टर के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का नाम है समटाइम्स आई फाउंड अ रुपीज इन द गार्बेज। इसमें साहिब यार नाम का एक लड़का होता है जो कि रेड पेपर्स होता है, और सेकेंड पार्ट का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें मुकेश नाम का एक लड़का होता है जो कि एक ड्राइवर्स मेकर का बेटा होता है। फर्स्ट पार्ट में एनी जंग बोलती है साहिब आलम का बैकग्राउंड के बारे में बताती है, वो कहाँ से आया हुआ होता है। साहिब आलम ढाका से आया हुआ होता है, जो बांग्लादेश का एक जगह है। वह अपने घर को क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आया हुआ होता है जिससे उसका घर उजड़ जाता है। इस वजह से उसे और उसकी फैमिली को वहाँ अपना घर छोड़कर बड़े सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने लाइफ को स्पेंड अच्छे से कर सके। कुछ दिनों बाद जानने के बाद इस स्टोरी के फर्स्ट में वो बताती हैं, जब ऑथर देखती है कि साहिब आलम को कचरे से कुछ ढूंढते हुए तो पूछती है कि तुम यह काम क्यों करते हो, तो वो बताता है कि ये मेरे पास इसका कोई काम करने के लिए नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो पढ़ने के लिए? तो वो बोलता है कि मैं जरूर जाता क्योंकि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो एनी जंग बोल देती है कि क्या मैं स्कूल बताऊंगी तो तुम पढ़ने के लिए आओगे? तो वो बोलता है हाँ जरूर आऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और ऑथर उनको एक्सीडेंटली कुछ दिनों बाद साहिब आलम ऑथर के पास आता है, मैम क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? तो एनी जंग बोलती है नहीं, स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। और उससे यह सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी भी लगती है कि मैंने इसे ऐसा बोला और वादा पूरा नहीं कर पाया हूँ। फिर वह बताती है, फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं एक अकेली लेडी नहीं हूँ जो ऐसे बच्चों से वादा किया, और भी लोग हैं जो वादे किए हैं गरीबों से और उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर वहाँ से वो चला जाता है, साहिब आलम चला जाता है। और कुछ महीनों बाद एनी जंग अच्छी तरह से साहिब आलम को जानने लगती है, तो वह उससे एक दिन उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो साहिब आलम बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। जब एनी जंग उसका नाम सुनती है तो वह सोचती है कि अगर इस बच्चे का इसका नाम का मतलब बताया जाए तो इसे अपने नाम पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो कि उसके नाम की अपेक्षा बिल्कुल ही उल्टा था। फिर वो एनी जंग वहाँ से चली जाती है और चली जाती है। उसमें बाद वो जो बताती है कि साहिब आलम जो होता है उसका जो पूरा ग्रुप होता है दिन के समय में सिर्फ दिखाई देता है, बिल्कुल एक मॉर्निंग बर्ड की तरह जो सुबह दिखाई देती है और शाम को लापता हो जाती है। और हमारी ऑथर साहिब आलम के ग्रुप को बताती है बेयर फुट्स ऑफ आर्मी ऑफ बेयर फुट्स ऑफ बॉयज इस नाम से, क्योंकि उसके ग्रुप के सारे बच्चे थे जो चप्पल या जूते नहीं पहने हुए होते हैं। एक दिन जब साहिब आलम से उसके ग्रुप से जाकर ऑथर पूछती है कि तुम लोग चप्पल या जूते क्यों नहीं पहनते हो? तो उसमें से एक बच्चा बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे चप्पल उतार के नहीं दिए इसलिए मैंने नहीं पहना है। और उसके बगल में जो लड़का होता है वो बोलता है अगर इसकी मम्मी इसे चप्पल उतार के दे देती तो भी यह नहीं पहनता। और जो ये रिप्लाई करता है वो उसने अपने पैरों में चप्पल पहन रखा होता है जो अलग अलग कलर के अलग अलग पैर का होता है। जब ऑथर देखती है तो बोलती है तुमने ऐसे चप्पल क्यों पहन रखा है? तो वो कुछ नहीं जवाब देता है। और जो उसके बगल में जो और लड़का होता है वो बोलता है मुझे भी चप्पल पहनने के लिए मन करता है पर मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कभी भी कोई चप्पल या जूते नहीं पहने हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ऑथर फिर बताती है कि किस तरह से इन्हें चप्पल या जूते पहनने के शौक पर नहीं पहन पाते हैं। जब फिर
फिर ऑथर को एक कहानी याद आती है जो दिल्ली से आए एक व्यक्ति ने उसे सुनाया हुआ होता है। जब वो छोटा होता है तो उसके पिता एक कृष्ण होते हैं जो कृष्ण होते हैं, और वो बच्चा जब वो उस मंदिर से होकर जाता था तो वहाँ पे रुक कर थोड़ी देर भगवान से प्रार्थना करता था और बोलता था कि मुझे चप्पल या जूते मिल जाए और वो वहाँ से चला जाता था। और फिर ऑथर बताती है कुछ उस जगह पे वापस से 30 साल बाद वहाँ पे विजिट करने के लिए जाती है उस टेम्पल या उस शहर को देखने के लिए। तो उससे पता चलता है कि यह बहुत ही बदल चुका है, जो पहले तरह नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत कम लोग बचे हैं रहने के लिए, यहाँ बहुत कम लोग विजिट करने आते हैं इस टेम्पल को देखने के लिए। या नाव के बराबर वहाँ टेम्पल के पीछे एक कृष्ण रहते थे, वहाँ पे एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और अपने बैग जो कि पूरा स्कूल यूनिफॉर्म में होता है और अपने बैग को रख कर वहाँ से चला जाता है। तो जब ऑथर यह देखती है तो उसे उस बच्चे की याद आता है जो 30 साल पहले उस बच्चे ने टेम्पल में भगवान से प्रेयर किया था कि मुझे चप्पल या जूता मिल जाए पहनने के लिए। तो उसे लगता है कि शायद भगवान ने इसकी बात सुनी है, तो अब के पास भी चप्पल या जूते पहनने के लिए है। पर अफसोस की बात यह है कि रेड पिकर्स जो है उनके पास अभी भी चप्पल या जूते पहनने के लिए नहीं है। और भी जगह ट्रेवल की होती है तो वहाँ पे जब वो पूछती है कि आप लोग जूते या चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो वे लोग बताते हैं कि हमारा ये ट्रेडिशनल है जूता या चप्पल नहीं पहनने का। वैसे ये नहीं अपना कारण नहीं होता कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं नहीं पहन सकता हूँ, वो एक अपनी पॉवर्टी को छुपाने की कोशिश करते हैं। जब वहाँ से फिर जब ऐसे ही उस कहानी को ऑथर ने एक प्लेस का नाम याद आता है जो कि उस प्लेस का नाम होता है सीमापुरी। सीमापुरी में बांग्लादेश से बहुत सारे 10,000 रेड पिकर्स आए हुए थे रहने के लिए। पहले बताती है कि वो जहाँ पे वो लोग रह रहे थे सीमापुरी वो दिल्ली का एक स्थान है, वहाँ पे वो खाली स्थान है जो अब बहुत सारे रेड पिकर्स वहाँ पे आकर रहने लगे हैं। अब वो भर चुका है और उसी फैमिली में से एक साहब का फैमिली है जो रेड पिकर का काम करता है। जब एक साहब आलम एक बार देखता है कुछ लोगों को टेनिस खेलते हुए देखता है बाहर से, तो उसे वह बोलता है कि यह खेल मुझे भी पसंद है। कुछ देर बाद वहाँ का जो गेट कीपर होता है उसे कुछ देर के लिए अंदर आने देता है और कुछ खेलने देता है। जब एनी जंग उसे देखती है तो उसके पैर में उसने वाइट शूज पहने होते हैं और जो जिस तरह से कपड़ा पहना होता है उस तरह से जूता और उसके कपड़े का कंबाइन थोड़ा अलग लगता है, तो उसे अजीब लगता है ऑथर को। और वो पूछती है कि तुम्हें ये जूता किसने दिया, तो वो बताता है कि यह जूता मुझे एक लड़के ने दिया है। तो ऑथर सोचती है कि जरूर वह लड़का जो इसे जूता दिया वह जरूर अमीर होगा, इसलिए कहती है क्योंकि उस जूते में होल होते हैं। और लेकिन फिर ऑथर सोचती है कि वह अमीर लड़के की बात तो अलग है, पर साहब जैसे बच्चे के लिए तो यह जूता ही मतलब उसके सपने जैसा है, जो कि अब सच हो चुका है। जब वह ऑथर वहाँ से निकलती है तो ऐसे ही सीमापुरी में देखती है वहाँ पे और भी रेड पिकर्स लोग होते हैं। वहाँ पे एक औरत का समूह होता है, उसमें जाकर जो जिसने टाटर और फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी होती है उसमें ऑथर एनी जंग जाकर पूछती है कि आप लोग अपना घर छोड़ कर यहाँ क्यों आए हैं, क्यों नहीं अपने घर पे ही खेती बाड़ी करते हैं रहते हैं। तो वो बताती है कि हम लोग का घर अब वो पहले जैसा नहीं रह चुका है, वहाँ पे फसल भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ रहने आए और हम उसी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पे हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिले और हम अच्छे से रह सके, ये ऐसा बताती है। और फिर जब ये बताने के बाद और भी रेड पिकर्स के बारे में ये सब फिर जब साहब जो होता है अलग जगह पे एक टी स्टॉल पे काम करने लगता है, जो जिसके लिए उसे 800 रुपये भी मिलते हैं काम करने के लिए और दो टाइम के खाना भी मिलता है। जब एनी जंग उसे देखती है तो बोलती है, उसके हाथ में एक मिल्क स्टील होता है, तो उसे देखकर बोलती है एनी जंग कि तुम कहाँ जा रहे हो या क्या करते हो। तो वो बताते हैं कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो मुझे 800 रुपये देते हैं और खाने के लिए भी खाना देते हैं। तो एनी जंग बोलती है क्या तुम यह काम करते हो
खुश हो तो वो नहीं कुछ बोलता है और उसके फेस पे थोड़ी सी मायूसी छा जाती है और इससे एनी जंग सोचती है कि जरूर यह जो साहब आलम है यह इस काम से खुश नहीं है, क्योंकि वह किसी और के अंडर में काम करते हैं जिससे उसे किसी और का बात मानना होता है। जब यह अपने लैपटॉप का काम करता था वह खुद का मालिक होता था और जहाँ मन तहाँ जाता था और अपना काम करता था। और इस पार्ट 1 के इन होते होते एनी जंग बताती है साहब इज नो ऑनर नो लॉन्गर इज पार्टनर।